ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इस प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आपको जो प्रीपोजिशन का जो है, जो दिमाग में आपके टेंशन रहती है कि प्रीपोजिशन को हम कैसे सोल्व करें, आप संजय जैन की क्लास में आपका बिल्कुल चुटकियों में इसका प्रीपोजिशन हल हो सकता है। बस लेकिन ये कि आप इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारे आता है कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ द प्रीपोजिशंस। कन्फ्यूजन, जो हमें कन्फ्यूजन वर्ड्स होते हैं जैसे कि बिटवीन और अमोंग। बिटवीन और अमोंग यानी कि अमोंग का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना, दो से अधिक, मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि बिटवीन का ओनली दो के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमोंग का एग्जाम्पल देखते हैं। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द बेगर्स, अर्थात आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यह दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, बेगर्स अर्थात भिखारियों के मध्य इसमें बांट रहे हैं। तो द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमॉन्ग देम, तो यहाँ पर भी दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य स्वीट्स बांटे जा रही है, तो ये अमॉन्ग का अर्थ है। बिटवीन यानी ओनली टू, दो के मध्य इसका अर्थ होता है। जैसे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर दो कंट्रीज के मध्य क्या खेला जा रहा है, एक प्ले हो रहा है, उनके मध्य अपन बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप नोटेड कर लेना ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए तब होता है जब उनमें आपस में क्या हो, पारस्परिक संबंध हो, उनके मध्य एक रिलेशन हो। जैसे कि एग्जांपल, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर देखो तीनों देश की जो कंट्री, थ्री कंट्रीज है, इनके मध्य क्या है कि रिलेशन है, कि वो तीनों कंट्रीज के मध्य क्या हो रहा है, रिलेशन क्या है, टूर्नामेंट हो रहा है, सेम टूर्नामेंट हो रहा है। इसलिए हम तीनों के मध्य यानी दो से अधिक के मध्य भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इनके मध्य क्या हो, एक रिलेशन हो। नेक्स्ट आपके इसमें हो सकता है सेकंड जो इसका नोटेड है, ध्यान रखना, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, अर्थात बिटवीन के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करें। जैसे कि देयर इज नो एनिमिटीज बिटवीन हिम एंड मी, यहाँ पर हिम जो शब्द आ रहा है और मी शब्द आ रहा है, क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम ही और आई का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स के अंतर्गत आता है कि बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव का ही प्रयोग करें। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम यूजेज ऑफ द बिटवीन्स का करेंगे तो उसके बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, तो अपने 10 AM और 4 PM के मध्य अपने किसका यूज किया, एंड कंजक्शन का यूज किया। तो बिटवीन के बाद हमेशा कंजक्शन का प्रयोग होता है, ओनली एंड कंजक्शन का ही होगा। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। यह याद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में होता है कि बिटवीन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउंस का यूज करें। फॉर एग्जांपल, जैसे बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, इनके मध्य हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस का और नाउन्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अधिकांश इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए बच्चों आप इसको बिल्कुल दिमाग में अपने फिट कर ले कि ईच और एवरी शब्द के बाद कभी भी आप किसका प्रयोग नहीं, ईच शब्द का प्रयोग न करें बिटवीन के बाद। तो बिटवीन ईच बॉय, तो ये सेंटेंस आपके क्या है, गलत है, इसका यूज नहीं हो सकता, ईच बॉय। नेक्स्ट है बिटवीन एवरी गर्ल, तो यहाँ एवरी जो यूज आ रहा है, शब्द आ रहा है, ये भी आपके गलत है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता। ये आपके बिटवीन और हमने प्रयोग किया अमोंग के मध्य, बिटवीन और अमोंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब इसी से जो कन्फ्यूजन वर्ड्स है आपके प्रीपोजिशन वो आगे आता है, अमोंगेस्ट व अमोंग, इन दोनों के बीच में अंतर समझेंगे कि किस प्रकार से इनमें अंतर होता है। देखो, हमेशा इसका पहला जो रूल्स होता है, द से पहले अमोंगेस्ट व अमोंग दोनों का यूज हो सकता है। अमोंगेस्ट का तो होगा ही होगा, क्योंकि EST इसमें आ रही है, इसलिए हम अमोंगेस्ट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अमोंग में भी हम द आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों में आगे बढ़ते हैं, पहले इसी का स्क्रीनशॉट
ले सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसी के अमोंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। ध्यान रखना हमेशा आप अमोंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले, कॉन्सोनेंट साउंड्स अर्थात व्यंजन जितने भी होते हैं उनसे पहले होने वाले शब्दों के पहले होता है, और अमोंगेस्ट का प्रयोग हमेशा ओवल साउंड्स के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अमोंग देम, तो देम क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि देम हम लिखेंगे देम, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इसलिए इसके साथ प्रयोग नहीं होगा। और अमोंग गेस्ट अस यानी यू क्या है आपका वोवल साउंड है, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग इसमें अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बच्चों एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अमोंग का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले होता है और अमोंगेस्ट का प्रयोग वोवल साउंड्स के पहले होता है। इसलिए बच्चों आप इन प्रयोग को ध्यान से समझते रहिए। अब आता है नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है एमिड तथा एमिडेस्ट। इसका प्रयोग सेम वैसे ही होता है जिसे अमोंग तथा अमोंगेस्ट का करते हैं, जैसे वही इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, इनके प्रयोग में वही अंतर होता है जो अमोंग तथा अमोंगेस्ट में होता है। एमिडेस्ट एमिडेस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। इसका काउंटेबल नाउन के साथ ही होता था, लेकिन इसका अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, जैसे कि द बिल वाज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम, अर्थात शोरगुल के दौरान वह बिल क्या हो गया पास हो गया था। तो यहाँ पर जो पास हो गया, यहाँ पर अपने अमोंगेस्ट का प्रयोग एमिड का प्रयोग किया, किसका प्रयोग है एमिड का प्रयोग, एक काउंटेबल था। यू आर सिटिंग एमिडेस्ट अस एंड द टॉकिंग अगेंस्ट, तो यहाँ पर प्लूरल था तब हमें एमिडेस्ट का प्रयोग किया। इस प्रकार एमिड एमिडेस्ट का प्रयोग हमें कर सकते हैं। तो बच्चों आगे फिर हम बढ़ते हैं, इसके आगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे हम अब चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों प्रीपोजिशंस। इसमें बहुत से बच्चों को सेम लगते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स, बस ये समझते हैं कि प्लूरल आ गया ये सिंगुलर हो गया, लेकिन इनमें अंतर काफ़ी अलग होता है। बिसाइड यानी कि के बगल में, इसका मतलब है के बगल में, और बिसाइड्स के अतिरिक्त, के अलावा के अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ही सैट बिसाइड मी, अर्थात वह मेरे बगल में बैठा हुआ था, इसका मतलब क्या मेरी बगल में बैठा हुआ था। नेक्स्ट है द शॉप इज ओपन एवरी डे बिसाइड संडे, अर्थात के अलावा के अतिरिक्त, अर्थात संडे के अलावा ये शॉप प्रतिदिन खुलती थी। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर समझ आए बच्चों। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी कि अन्य दिनों के अतिरिक्त उस दिन वह काम होता था। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने और लिखा है इसमें, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नाइसेज वर आल्सो प्रेजेंट द सेरेमनी, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि बिसाइड के अलावा के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त उस सेरेमनी में सब प्रेजेंट थे। तो बिसाइड्स और बिसाइड्स का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत अच्छी तरह इसको ध्यान से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, और बिसाइड्स क्या होता है के अलावा के अतिरिक्त इनका यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपके सिंस और फॉर। बच्चों इन दोनों के प्रयोग में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इनका प्रयोग में कन्फ्यूजन रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ। इसका प्रयोग आपको ध्यान से समझना, आप मेरी क्लास में आपका प्रीपोजिशन बिल्कुल वास्तव में सिंस और फॉर का प्रयोग बिल्कुल निश्चित रूप से 100% आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान से इसको देखते रहिए। जैसे सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय के लिए, और इसका अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आगे ध्यान रखो इसमें हमेशा सिंस में शुरुआती समय का उल्लेख होता है। शुरुआती समय का उल्लेख कैसे, क्योंकि सिंस की गणित थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए सिर्फ स्टार्टिंग ध्यान रखता है, बाद में क्या हुआ इसको कोई मतलब नहीं होता। जबकि फॉर की जो गणित है थोड़ी अच्छी गणित है, इसलिए वह पूरा कैलकुलेशन करता है कि कब से कब तक क्या हुआ। जैसे मैं कहूँ मैं 1980 से जयपुर में रह रहा था, तो इसका शुरुआती उल्लेख कर दिया कि कब से रह रहा था 1980 से, उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि सिंस की गणित थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन फॉर पूरा पता रखता है, जैसे कि हम कहें वह 2 साल से जयपुर में रह रहा था, मतलब 2 साल से जयपुर में रहता, अर्थात 2 साल का कैलकुलेशन निकालता है, क्योंकि इसकी गणित बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए इसने निकाला कि 2 साल से वो जयपुर में रह रहा था। बस यही डिफरेंस होता है इसमें। आगे और भी इसमें एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा
कि कैसे इसका प्रयोग होता है। बस इसका निश्चित समय के लिए, उसका अनिश्चित समय के लिए ये शुरुआती समय का उल्लेख करता है, जबकि शुरुआती समय का उल्लेख नहीं कर रहा है। इसके साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और बढ़ते हैं। हाँ देखो, हम सिंस का प्रयोग को मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से और भी अच्छी तरह मैंने समझाया है। देखो सबसे पहले सिंस, हम सिंस को कहाँ कहाँ इंडिकेट कर सकते हैं? कैलेंडर में और क्लॉक में, स्टेज ऑफ लाइफ में, पार्ट ऑफ ईच डे में। तो ये चीज़ें हमें सिंस यानी कैलेंडर में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। डेज यानी संडे मंडे ये देखते हैं, डेट देखते हैं 7th 8th जो भी डेट जो, ईयर्स देखते हैं 2005 कैलेंडर होता है उसमें, और मंथ देखते हैं जुलाई मई जून जुलाई अगस्त ये देखते हैं, और ओकेजन देखते हैं कि कौन सी डेट्स को कौन सा फेस्टिवल पड़ रहा है, होली पड़ रही है, दिवाली पड़ रही है, ये कैलेंडर के हम अंतर्गत देखते हैं। और यानी कैलेंडर अब आते हैं घड़ी, यानी वाच जो होती है, इसमें पर क्या देते हैं? टाइम देते हैं, क्लॉक है 7 o'clock 8 o'clock उसके लिए यूज करता है। स्टेज ऑफ लाइफ अर्थात हमारे जीवन की कौन कौन सी स्टेज आती है, बचपन आता है, एडोलेंस आता है, बुढ़ापा आता है, किशोरावस्था के बाद, तो ये चीज़ें। पार्ट ऑफ ईच डे यानी कि जीवन का प्रत्येक, यानी कि पार्ट ऑफ ईच डे यानी दिन में कौन कौन से हिस्से आते हैं, जैसे मॉर्निंग नून इवनिंग, ये सब आप किस में आते हैं? पार्ट ऑफ ईच डे में आते हैं। तो इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर भी आपको मैं एक लाइन याद करवा देता हूँ, ये याद कर लेना, तारीख वार बजे, तारीख वार बजे, तारीख वार बजे आए, वहाँ फोर छोड़कर सीन से लगाएं, फोर छोड़कर सीन से लगाएं। आप ये दिमाग में रखो ये चीज़ कि तारीख वार बजे शब्द आए, वहाँ पर फोर छोड़कर सीन से लगाएं। ये आपकी बिल्कुल ट्रिक है, इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखोगे तो कभी भी सिंस और फोर के प्रयोग में आपकी गलती नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। हाँ अब आगे पढ़ रहे हैं हम एक्रॉस और थ्रू, यानी इसका प्रयोग भी आप थोड़ा सा डायग्राम देखो। ये मैंने एक बनाया, एक मार्ग बनाया, एक वे बनाया, एक रास्ता बनाया है, यानी कि इस ओर से इस ओर, यानी कि वन साइड से अनदर साइड जो व्यक्ति जाता है उसके लिए हम एक्रॉस का यूज करते हैं। लेकिन मैंने थ्रू का यूज बताया है कि इसमें से होकर गुजरना, अर्थात इस पार से उस पार होकर गुजर जाना, इसलिए हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई स्वयं ए क्रॉस द रिवर, यानी कि रिवर को इस किनारे से उस किनारे की ओर जो जाता है उसके लिए हम एक्रॉस का यूज़ करते हैं। जबकि ये होता है द मैसेज वाज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर, यानी ये मैसेज कन्वेड हुआ है, प्रेषित हुआ है मेरे बाय हिम, उसके द्वारा, थ्रू हर, उसके पास गुजर गया। जैसे नेक्स्ट है द ट्रेन पास थ्रू द टनल, अर्थात ट्रेन किसको क्रॉस करके गई है, किसको पार करके गई है, किस में से होकर गुजर के गई है? टनल में से होकर गई है, अर्थात इस किनारे से उस किनारे अंदर से होकर गुजरना। जबकि इसमें होता है इस किनारे से उस किनारे की ओर जाना, ये दोनों में डिफरेंस होता है। फिर आगे और इसमें देखो यूज ऑफ एक्रॉस, यानी उस पार, ऑन द अपोजिट साइड। जैसे कि मान लो आप लेफ्ट, उसके लेफ्ट में खड़े, उसके इन फ्रंट ऑफ देखेंगे अपन तो उसके लिए अपोजिट साइड हो जाती है। जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, अर्थात रोड के मैं उस ओर उसका इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि वह इस तरफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसको आता है। दोनों तरफ बोथ साइड्स के लिए इसका यूज होता है। कैसे? ये ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन डेट कॉज्ड द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर बोथ साइड हो गए ना, यानी कि पेड़ कहाँ पर गिरा हुआ है? रेलवे लाइन के ऊपर गिरा हुआ है, अर्थात इस ओर से उस ओर, अर्थात यहाँ से वहाँ तक पेड़ गिरा हुआ है। तो इसके अर्थ में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, कम एक्रॉस, अचानक मुलाकात होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्रॉस के साथ यदि कोई वर्ब जुड़ जाती है, प्रीपोजिशन एक है कि यदि किसी वर्ब में प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो अर्थ अलग देता है। तो कम एक्रॉस इसका मतलब हो गया अचानक मुलाकात होना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि सडनली का मतलब भी क्या होता है? अचानक। सडनली का मतलब क्या होता है?
अचानक। तो इसमें जिस वाक्य में कम एक्रोस आ जाए उसके साथ हम कभी भी सडनली का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। आपके कई बार क्वेश्चन एरर में दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, जब आपके प्रीपोजिशन का एरर आता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि सडनली दे दिया, तो आपको ये समझ में आएगा सडनली का मतलब अचानक होता है, लेकिन हम ये नहीं समझाएंगे कि केम एक्रोस का मतलब भी अचानक मुलाकात होना ही होता है। इसलिए सेंटेंस का अपन जो सही सेंटेंस बनेगा इसका बनेगा व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, कॉमा आई, सडनली को अपन हटा देंगे यहाँ से और फिर बढ़ जाएगा कैम एक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम एक्रोस के साथ कभी भी, ध्यान रखना कम एक्रोस के साथ कभी भी विथ का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि आई केम एक्रोस विथ हिम, तो ये विथ का प्रयोग है यहाँ पर एक गलत है, केवल क्या आएगा आई केम एक्रोस हिम, ये इसका प्रयोग होगा। इस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे जहाँ तक प्रीपोजिशन का मैंने कुछ प्रीपोजिशन आपके बताए जो कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन थे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे बच्चों ये कि है कि मेरे वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, जिससे आपकी जो प्रीपोजिशन की जो टेंशन है ना, सिर दर्दी है, हेडेक है, ये हमेशा हमेशा के लिए चुटकी के साथ हल हो जाएगी। लेकिन आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। थैंक यू।